ने बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि बुद्धा की टीचिंग्स एक बुक में कंपाइल हैं जिसका नाम है सुत्त पिटक। और लास्ट पॉइंट जो हमने सुत्त पिटक में डिस्कस करा था कि बुद्धा की टीचिंग्स के दो कंपोनेंट्स हैं मेजरली, उनके 4 नोबल ट्रुथ्स का कंसेप्ट और 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट। 8 फोल्ड पाथ को एक व्हील से रिप्रेजेंट करा जाता है जिसे बुद्धा कहते थे धर्म चक्र। ठीक है, अब हम लोग बुद्धा के ऊपर लिखी गई तीसरी बुक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में बुद्धिस्ट साइकोलॉजी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के कंसेप्ट्स होते हैं, मतलब फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल बुद्धिज़्म के साथ डील करता है अभिधम्म पिटक। तो फिलोसफिकल जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस थी उससे रिलेटेड ये जो बुक लिखी गई, इसी बुक को हम लोग कहते हैं अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये बुद्धा के ऊपर लिखी गई तीसरी बुक थी। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट डू वी मीन बाय अभिधम्म पिटक या फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो देखो, बुद्धा की डेथ के बाद जिसको हम लोग एक इवेंट से डिनोट करते हैं परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। तो बुद्धा की डेथ को हम लोग क्या कहते हैं पाली लैंग्वेज में, परिनिर्वाण या फिर महापरिनिर्वाण। तो बुद्धा की डेथ के बाद जो एक फ़िलॉसफी इमर्ज होकर आती है उसी को हम लोग कहते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और क्या होता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में? बुद्धिस्ट फिलॉसफी डील्स विद फिलोसफिकल रीजनिंग एंड मेडिटेशन। तो उसमें मेडिटेशन के बारे में और फिलोसफिकल रीजनिंग के बारे में गिवन होता है। और फिलोसफिकल रीजनिंग क्या होती है? कोई भी जो इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन करना और एक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करना कि पर्टिकुलर चीज़ हो ही क्यों रही है। जैसे कई लोग उस टाइम पे हमने देखा था वैदिक ट्रेडिशन के टाइम पे बात करते थे रीबर्थ के कंसेप्ट की। तो अगर रीबर्थ का कंसेप्ट है या फिर डेथ आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ का जो कंसेप्ट है, अगर इसको हम लोग डील करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो यही है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन और सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। तो जो फिलोसफिकल रीजनिंग और मेडिटेशन टेक्निक्स जो गिवन होती थी वो कंपाइल होती थी एक फ़िलॉसफी में जिसका नाम था बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और इसी तरह के फिलोसफिकल मैटर्स को बुद्धा के ऊपर लिखी गई थर्ड बुक में कंपाइल करा गया जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि अभिधम्म पिटक में किस तरीके का कंटेंट दिया होता था। हमने ये तो जान लिया कि अभिधम्म पिटक में अलग अलग तरह के फिलोसफिकल मैटर्स के साथ डीलिंग करी जाती थी। मतलब अभिधम्म पिटक की बुक में वेरियस टाइप्स के फिलोसफिकल मैटर्स को लिखा गया था। और उन्हीं फिलोसफिकल मैटर्स में से एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी लीडर्स के बारे में क्या क्वालिटीज़ बताती है। मतलब अभिधम्म पिटक में आप सपोज़ कर लो कि कोई फिलोसफिकल मैटर है तो वो फिलोसफिकल मैटर्स बड़े सारे दे रखे होंगे। तो सपोज़ करो अभिधम्म पिटक में एक चैप्टर गिवन है कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, लीडर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये भी एक तरीके का फिलोसफिकल मैटर है जो अभिधम्म पिटक बुक में लिखा गया था। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि व्हाट बुद्धिस्ट फिलॉसफी सेज अबाउट लीडर्स कैसे होने चाहिए। तो लीडर्स की कुछ क्वालिटीज़ गिवन है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। नंबर 1 क्वालिटी है जनरोसिटी। क्या मतलब होता है जनरोसिटी का? तो काइंड पर्सन जिसके अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस की फीलिंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं जेनरस पर्सन। तो जेनरसिटी का मतलब क्या है? एक ऐसा राजा, मतलब यहाँ पे क्योंकि लीडर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, एक ऐसा राजा जो काइंड है, जो दयालु है, अपना फ़ायदा ना देखते हुए प्रजा का फ़ायदा अगर वो पहले देखे तो ऐसा पर्सन लीडर बनने के काबिल है। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि लीडर को जेनरस होना चाहिए। दूसरा, लीडर के अंदर एथिकल डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब एक लीडर में मॉरल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस की फीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पर्सन राजा बन गया कि उसके मन में आ जाए अब तो मैं राजा बन गया, अब तो मैं आराम करते रहूँगा, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रजा है तो काम करने के लिए। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। ऐसा लीडर बहुत टाइम तक नहीं टिके रह सकता अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। थर्ड पॉइंट, पेशेंस। लीडर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। मतलब अगर कोई किंग है,
यहाँ पर लीडर, क्योंकि उस ज़माने में अगर लीडर की बात करी गई थी तो कोई किंग या फिर कोई राजा की अगर हम लोग बात करें, तो अगर कोई राजा है वो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज वो ये जानता है उससे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता तो वो किसी को भी मारने का ऑर्डर दे दे, या किसी की कोई बात जो उसके ओपिनियन से मैच ना करती हो, उसे अगर कुछ वो बात पसंद ना आए या समझ में ना आए तो वो उसे फांसी पर टंगा दे। तो ये एक अच्छी लीडर की क्वालिटी नहीं है। उसे पहले आराम से सबकी बात सुननी चाहिए और पेशेंटली सबको डील करना चाहिए, ठीक है। एंथुसियाज्म, लीडर हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक एक्साइटमेंट की फीलिंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए उसके अंदर कि अगर उसे अपना ये एम्पायर है और इसे अगर इस एम्पायर को अगर राजा को एक्सपेंड करना है तो उसके अंदर एक एंथुसियास्टिक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपने एम्पायर को एक्सपेंड करूँगा और बढ़ाऊँगा और बड़ा करूँगा। प्रजा का सुख अगर वो अपने देख रहा है, जनता का सुख अगर वो अपने देख रहा है, वेलबींग देख रहा है अपने जनता की, तो उस काम में भी उसे एंथुसियास्टिक होना चाहिए। मतलब कोई भी काम राजा जो है वो लेज़ी बनकर ना करे। ही शुड बी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग, फॉर हिज एवरी एक्ट, फॉर हिज एम्पायर्स वेलबींग एज वेल एज फॉर द वेलबींग ऑफ द पब्लिक। कॉन्सेंट्रेशन, उसके एम्पायर में उसके आसपास जो भी चल रहा है तो राजा का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होना चाहिए ताकि उसे कोई भी धोखा ना दे सके, किसी भी तरह की चीटिंग ना हो एम्पायर के अंदर। वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, वो एक कीन लीडर की तरह अगर काम करेगा तो उसकी शार्प आइज़ की वजह से जो एम्पायर है उस पर कभी भी कोई भी डेंजर नहीं आ पाएगा अगर वो एक एक चीज़ पर अपनी नज़र रखेगा। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन। और लास्ट लीडर की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी है दैट लीडर शुड हैव विजडम। अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज के बेसिस पे किंग अगर वाइज डिसीजंस एंड जजमेंट्स दे सके तो ऐसे किंग को, ऐसे लीडर को हम लोग कहेंगे दैट लीडर इज हैविंग विजडम। तो ये है मतलब विजडम का। तो हमने देखा बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर लीडर्स के बारे में कुछ क्वालिटीज़ गिवन हैं और यही है बुद्धिस्ट फिलॉसफी। और इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग फिलोसफिकल कंसेप्ट्स जो गिवन है, जैसे ये तो हमने सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करा कि लीडर्स के बारे में बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या कहती है, ऐसे ही और भी अलग अलग तरह के जो चैप्टर्स हैं जो अलग अलग फिलोसफिकल मैटर्स को डील करते हैं। तो इन सारे फिलोसफिकल मैटर्स को जिस बुक में कंपाइल करा गया है वही है बुक हमारी अभिधम्म पिटक, जो थर्ड बुक है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर। तो अब आप अपने टेक्स्ट की तरफ अगर आप देखो एनसीईआरटी में पेज नंबर 86 पे जो हम बॉक्स डिस्कस कर रहे थे, अगर आप देखो, आप देखना कितना इजीली आपको समझ में आएगा। हमारी जो पहले बुक थी विनय पिटक, उसमें क्या दे रखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो अब देखिए, अब ठीक है। विनय पिटक जो बुक थी जिसमें बुद्धिस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा रहता है। और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस, मोनास्टिक ऑर्डर। एक चीज़ जो हम डिस्कस करना भूल गए वो ये है, जो मोनास्टिक ऑर्डर है कि जब कोई बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स मोनास्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं उसको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं संघ। और बुद्धिस्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है, जब मैं बार बार बोलता हूँ बुद्धिस्ट लैंग्वेज मतलब पाली लैंग्वेज, ठीक है। पाली लैंग्वेज जो है वो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। तो मोनास्टिक ऑर्डर कि जब मोनास्ट्री में कोई आ रहा है और वो मॉन्क्स एंड नन्स वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमने डिस्कस करा था, इतने बजे से इतने बजे तक उनको खाना खाना है, इतने बजे से इतने बजे तक उनको मेडिटेशंस करनी है। तो इसी बुद्धिस्ट ऑर्डर को, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो मोनास्ट्री से जुड़े होते हैं, इसको हम लोग पाली लैंग्वेज में कहते हैं संघ। तो संघ के बारे में, मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में गिवन है विनय पिटक में, जो कि पहली बुक हो गई हमारी। फिर सुत्त पिटक में क्या गिवन था, बुद्धिस्ट टीचिंग्स, जैसे 4 नोबल ट्रुथ्स और 8 फोल्ड पाथ। और लास्ट बुक हमारी थी अभिधम्म पिटक में क्या गिवन था, बुद्धिस्ट फिलोसफिकल मैटर्स। तो ये तीनों बुक को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से देखा। तो इन्हीं को सुत्त पिटक नंबर 1, विनय पिटक नंबर 1, सुत्त पिटक नंबर 2 और अभिधम्म पिटक नंबर 3, इन्हीं तीनों बुक्स को अगर आप कंपाइल कर दो, मतलब 1 + 2 + 3, तो जो रिज़ल्ट आपको निकल कर आएगा उस रिज़ल्ट का नाम है त्रिपिटक या तिपिटक। तिपिटका आप जो मर्जी कह लो। जब
हम लोग वैदिक संस्कृत में कोई भी टर्म यूज़ करते हैं ना, तो उसमें ए साइलेंट होता है। जैसे हम लोग लिखते महाभारत है, रामायण है, लेकिन बोलते रामायण महाभारत है, तो यही है। तो ये अगर आप विनय पिटक को, सुत पिटक को और अभिधम पिटक को, तीनों को एक कैटेगरी में रखो, तीनों बास्केट्स को, 3 बास्केट्स बोलते थे ना हम लोग, इन्हें मतलब 3 बास्केट्स मतलब क्या, तीनों कैटेगरी को अगर आप कंबाइन कर दो तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा डैट विल बी त्रिपिटक या त्रिपिटक। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में जाना कि कौन कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। ये तीनों टेक्स्ट याद रखना कि बुद्धा के टाइम पे नहीं लिखे गए थे, उनके डिसाइपल्स ने कंपाइल करे थे। उसके बाद एक लाइन में यहाँ पर जो एक बात लिखी हुई है वो तो बहुत जनरल सी बात है कि शुरू में इन टेक्स्ट को एकदम से नहीं लिखा गया, पहले ओरली ट्रांसमिट करा गया, उसके बाद लिखा गया, और फिर लिखने के बाद भी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी लिख दिया गया, उन टेक्स्ट को क्लासीफाई करा गया, मतलब इन तीनों बुक्स को क्लासीफाई करा गया। किसके बेसिस पे? एक तो लेंथ के बेसिस पे, दूसरा सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई फिलोसफिकल मैटर का कंसेप्ट है तो उसको हम लोग रखेंगे अभिधम पिटक में। ऐसे ही अगर कोई बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड का कंसेप्ट है तो उसे हम लोग रखेंगे सुत पिटक में। और मोनास्ट्री से रिलेटेड कोई जो बात अगर उनके जो डिसाइपल्स जानते थे तो वो विनय पिटक की बुक में डाला गया। तो यही मतलब है इसका कि सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे और लेंथ के बेसिस पे डिफरेंट बुक्स को क्लासीफाई करा गया। शुरू में इनको लिखा नहीं गया, पहले ओरली ट्रांसमिट करा गया। बुद्धा के डिसाइपल्स जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो एक जगह पर आए थे वैशाली में, और पहले तो देखो ओरल ट्रांसमिशन होगी ना, क्योंकि अभी सारे डिसाइपल्स तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे अच्छी तरीके से। तो जैसे आप सपोज करो बुद्धा की डेथ के बाद ये उनके डिसाइपल्स की मीटिंग चल रही है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है नंबर ऑफ डिफरेंट डिसाइपल्स जो थे उनको अलग अलग एरिया से बुलाया गया। जैसे सपोज़ करो ये डिसाइपल आए बिहार से, ये आते हैं आंध्र प्रदेश से, ये आते हैं मथुरा से। अब इन डिसाइपल को कुछ और पता है, इनको कुछ और पता है, इन्होंने कुछ और सुना था बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड या फिर बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड, इन लोगों ने कुछ और जाना था। तो अब ये लोग सबसे पहले तो ओरल डिस्कशन करेंगे ना कि यार देखो बुद्धा ने मेरे को ये बताया था, ये दोनों कहेंगे कि हम दोनों को बुद्धा ने ये टीचिंग दी थी, ये कुछ और बताएंगे, नहीं यार मैं कुछ और जानता हूँ। तो जब ये सारे ओरल जब मैसेजेस ट्रांसमिट होंगे बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड और ये सारे डिसाइपल्स जब ये डिस्कस करेंगे, तो जैसे सपोज़ करो इस मीटिंग में ये पर्सन जो है वो लीडर हैं, ये सारा कंपाइल करने का काम देख रहे हैं, ये इस मीटिंग के लीडर हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई जहाँ पर सारी बुद्धा की टीचिंग को कंपाइल करा गया। अब इनका काम क्या है? अब ये पहले सबकी बात सुनेंगे, जो बातें लिखने लायक होंगी वो सारी बातों को लिखने का ऑर्डर ये देंगे। तो अगर कोई मोनास्टिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो ये बोलेंगे इसको विनय पिटक वाली बुक में डाल दो। वो अगर कोई बोलेगा कि बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड कोई बात है तो ये बोलेंगे सुत पिटक की बुक में डाल दो। फिर कोई बोलेगा अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड ये मैटर है तो वो बोलेंगे कि अभिधम पिटक में इस बुक को डाल दो। तो ये है उस लाइन का मतलब जो लिखा गया था। ये शुरू में पहले ओरली ट्रांसमिट करे गए, जो बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड या जो भी बुक्स लिखी गई वो पहले ओरली ट्रांसमिट करी गई, बाद में उनको लिखा गया और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर एंड लेंथ उनको फिर अलग अलग बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करा गया अंडर 3 डिफरेंट बुक्स, और तीनों बुक्स को कंपाइल कर हम लोग कहते हैं त्रिपिटक। ठीक है, तो आई होप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। अब आपको लाइफ में कभी इसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं आएगी, आई होप। अब देखो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था कि ये जो तीनों बुक्स हैं इनको 3 बास्केट में डाला गया है। 3 बास्केट्स में डालने का इनका पर्पस एक सिंपल सा था, क्योंकि हर एक जो पिटक था, मतलब हर एक जो बुक थी, चाहे वो विनय पिटक हो, चाहे वो सुत पिटक हो, चाहे वो अभिधम पिटक हो, उनके सब टेक्स्ट भी हैं, मतलब सब कैटेगरीज की बुक्स भी हैं। मतलब ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट में भी फर्दर क्लासिफाइड है। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये त्रिपिटक है। हम लोगों ने जाना कि त्रिपिटक 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। लेकिन विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक फर्दर क्लासिफाइड है। जैसे विनय पिटक जो है वो 5 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ऐसे ही जो सुत पिटक है उसके ऊपर भी 5 बुक्स लिखी गई हैं। अभिधम पिटक है उसके ऊपर 7 कैटेगरीज की बुक्स फर्दर हैं। अब अगर आप इनके सब टेक्स्ट देखो तो
सिर्फ समझ लो इसको, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं कि याद करना है, मतलब मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको कि बास्केट का कंसेप्ट क्यों होता है। मतलब यहाँ पर इन त्रिपिटक को हम लोग बास्केट को कहते हैं। विनय पिटक एक बुक है, विनय पिटक एक बुक है, इसको 5 कैटेगरी में जैसे डिवाइड करा गया, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसी सुत पिटक एक बुक है, उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, 1 2 3 4 5। अब जो 5th कैटेगरी की जो बुक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है खुदक्का निकाय, वो 15 कैटेगरीज में फर्दर और ज़्यादा डिवाइडेड है। तो अब क्योंकि इन टेक्स्ट के नंबर ऑफ सब टेक्स्ट हैं, उनके भी नंबर ऑफ सब टेक्स्ट हैं, मतलब एक बुक की एक सब बुक है, उसकी भी नंबर ऑफ सब बुक्स हैं। जैसे अभिधम पिटक की देखो 7 बुक्स हैं, इनको भी अगर आप खोल के देखोगे तो इसमें भी फिर नंबर ऑफ अलग कैटेगरीज निकलेंगी। क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल था, तो मेजरली जो 3 बुक्स लिखी गई थी, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए हम लोग इनको कहते हैं कि ये 3 बास्केट हैं। एक बास्केट में नंबर ऑफ बुक्स एक पर्टिकुलर पिटक से रिलेटेड डाली गई थी, ठीक है। जैसे एक बास्केट है विनय पिटक की, तो उसमें 5 और बुक्स आएंगी। सुत पिटक में 5 बुक्स तो आएंगी, लेकिन 5th बुक जो उसकी है खुदक्का निकाय, उसकी 15 बुक्स और आएंगी। अभिधम पिटक में 7 बुक्स आएंगी। तो ये है बास्केट का कंसेप्ट, और इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ था हमारी एनसीईआरटी में, हर एक पिटक को नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट में भी कंपाइल करा गया। तो आई होप अब आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। ईच पिटक कंप्राइज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट। अब क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल टेक्स्ट यहाँ पर होते हैं, इसलिए इनको 3 बास्केट्स का कंसेप्ट बोला जाता है। यहाँ पर 3 बास्केट का कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर, हर एक बुक के ऊपर, हर एक टेक्स्ट के ऊपर कुछ कमेंट्रीज भी लिखी गई बाय वेरियस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। मतलब लेटर ऑन बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में जब ये तीनों बुक्स लिख दी गई, तो इन बुक्स के ऊपर कमेंट्रीज भी लिखी गई। अब क्या मतलब होता है कमेंट्रीज का? कमेंट्रीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना। टिप्पणी करना मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन देना, अपना खुद का ओपिनियन देना। जैसे एनसीईआरटी एज सच ये एक टेक्स्ट है जो आपकी स्क्रीन पे गिवन है, ये एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड जाकर मैं अपना इस पे ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी इतनी सफाइस नहीं है चीज़ों को समझने के लिए, और आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको ये ज़्यादा चीज़ें एलैबोरेट वे में समझा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे एनसीईआरटी पे टिप्पणी कर रहा हूँ, मतलब मैं एनसीईआरटी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ है, ऐसे समझ में आएगी बच्चों को, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ सकते इस चीज़ से। तो ये है कमेंट्रीज। मतलब जब ये तीनों बुक्स लिखी गई थी, तो एज सच जो इनके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया, बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स डायरेक्ट उस टेक्स्ट से लिखे हुए एग्री नहीं करते थे। उन्होंने खुद के फर्दर एक्सप्लेनेशंस, खुद के फर्दर ओपिनियन उस टेक्स्ट पे दिए, और इसलिए कहा गया कि इन तीनों बुक्स पे, या इनके जो इंडिविजुअल टेक्स्ट से जो सब कैटेगरीज की जो बुक्स थी, उस पे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने अपनी कमेंट्रीज दी, अपनी खुद की एक्सप्लेनेशंस, अपने खुद के ओपिनियंस दिए, मतलब अपनी खुद की टिप्पणियाँ दी उन्होंने इन टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। टिप्पणी मतलब हिंदी में कमेंट्री वर्ड को टिप्पणी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसका मीनिंग, तो किसी भी इवेंट और सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए जब आप उसमें अपने ओपिनियंस और अपनी एक्सप्लेनेशंस ऑफर करते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं हम लोग कमेंट्री, ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट या सिचुएशन को जब आप एक्सप्लेन करते हुए अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हो, या अपनी एक्सप्लेनेशंस ऑफर करते हो कि मैं इस चीज़ से ऐसा समझता हूँ, हाँ किसी और ने ये चीज़ लिखी होगी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन इस चीज़ को लेकर ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, ये मेरा ओपिनियन है इस बात को लेकर, इसको कहते हैं कमेंट्री। तो अलग अलग बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने, जो ओरिजिनल डिसाइपल्स ने जो 3 बुक्स कंपाइल करी थी त्रिपिटक, उससे जब वो कोई चीज़ एग्री नहीं करते थे, उन्होंने फर्दर बुक्स लिखी आगे जाकर कि इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन वो ये डिसाइपल देना भूल गया था, बुद्धा एक्चुअली ये कहना चाहते थे मेरे अकॉर्डिंग। ये है कमेंट्री, बुद्धिस्ट कमेंट्री। अब आगे बात करते हैं हम लोग। जब देखो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन इंडिया के अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था गौतम बुद्धा के जीते जी, मतलब जब गौतम बुद्धा जी रहे थे, तो उनके रहते रहते पूरे इंडिया में बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गया था। अब टाइम था कि बुद्धिज़्म दूसरे रीजन्स में भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड हो, उन कंट्रीज़ तक भी पहुँचे जो अभी तक बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन के बारे में फेमिलियर नहीं है। तो देखो 2 डायरेक्शंस में बुद्धिज़्म फैल सकता था।
एक तो नर्दर्न डायरेक्शन, अब नर्दर्न डायरेक्शन में फैलता तो 2 कंट्रीज़ में वो पहुंचता, तिब्बत एंड चाइना। और सदर्न डायरेक्शन, अगर सदर्न डायरेक्शन में बुद्धिज़्म जाता तो एक कंट्री थी जहाँ पर बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन डेवलप होता, सेलोन। और आज के टाइम में जिस कंट्री को हम लोग श्रीलंका कहते हैं, पहले के टाइम में इसका नाम था सेलोन। ठीक है, तो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन जो डेवलप हुआ वो डेवलप होता है पहले तो इंडिया में, फिर बाद में वो सदर्न डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। मतलब सिलोन में बुद्धिज़्म सबसे पहले फैला, और भी रीजन्स में वो फैला था जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। बाद में बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन तिब्बत में फैलता है, चाइना में जाता है, बर्मा में जाता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ईस्ट एशिया, पूरे ईस्ट एशिया में भी फैलता है। लेकिन सबसे पहले बुद्धिज़्म अगर इंडिया के बाहर कहीं स्प्रेड होता है, इंडिया के बाहर कहीं डेवलप होता है, तो उस कंट्री का नाम था श्रीलंका, जिसको उस टाइम पे हम लोग बोलते थे सेलोन। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है श्रीलंका में ही क्यों डेवलप हुआ। मतलब अगर बुद्धिज़्म को स्प्रेड सबसे पहले होना था तो इतनी सारी जो कंट्रीज़ जो आपको इस मैप पे गिवन है, तो इन सारी रीजन्स में ना डेवलप होते हुए श्रीलंका ही क्यों पहला ऑप्शन बना, वाई श्रीलंका। तो उसका आंसर जानने के लिए हमें 2 रीजनल टेक्स्ट श्रीलंका के जानने पड़ेंगे, जिसका नाम है दीपावमसा और दूसरे का नाम है महावमसा। ये श्रीलंका की रीजनल बुक्स हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, और ये दोनों बुक्स श्रीलंका की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पायस, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस और पवित्र बुक्स मानी जाती हैं। ठीक है, ये दोनों बुक्स जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दीपावमसा और महावमसा, ये दोनों बुक्स बहुत ही ज़्यादा पायस, पवित्र मानी जाती हैं श्रीलंका में। श्रीलंका की रीजनल हिस्ट्रीज यहाँ पर गिवन है, और दूसरा जब बुद्धिज़्म यहाँ पर स्प्रेड होता है तो बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में भी गिवन है कि ये दोनों बुक्स ये बताती हैं कि बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन श्रीलंका में ही सबसे पहले क्यों आया, हाउ बुद्धिज़्म इज़ रिलेटेड टू द कंट्री सिलोन, श्रीलंका। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं, इन दोनों बुक्स के बारे में। तो ये हमारी पहली बुक है दीपावमसा। दीपावमसा का मतलब क्या होता है? दीपावमसा का मतलब है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। मतलब इसका मीनिंग है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, और आइलैंड का मतलब यहाँ पर है श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका की ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की जो बुक है वो 2 बुक्स हैं, एक अभी हम जिसको देख रहे हैं दीपावमसा, दूसरी महावमसा। ठीक है, अब इन दोनों बुक्स के अंदर श्रीलंका का ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड गिवन है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, इन दोनों ही बुक्स में बुद्धिस्ट हिस्ट्रीज गिवन है। बुद्धिस्ट हिस्ट्रीज के अलावा यहाँ पर गौतम बुद्धा जी की बायोग्राफी का भी जिक्र है, बायोग्राफी भी उनकी गिवन है इन दोनों बुक्स में, दीपावमसा और महावमसा। अभी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको इसके बारे में। फ़िलहाल के लिए ये वाली जो आपको फ़ोटो दिख रही है, इस फोटो में सिर्फ आप इतना जान लो कि दीपावमसा का मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। ये वाली चीज़ अभी हम देखेंगे, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो दीपावमसा का सिंपल मीनिंग है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। दूसरी बुक की तरफ अब एक बारी हम लोग देखते हैं, महावमसा। तो ये हमारी दूसरी बुक है महावमसा। महावमसा का मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल। तो जो दीपावमसा थी उसका मतलब उसका मीनिंग होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड, और महावमसा का मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल। ठीक है, ये दोनों ही बुक्स में मैंने आपको बताया श्रीलंका की रीजनल हिस्ट्रीज गिवन थी, दूसरा बुद्धा की बायोग्राफी के बारे में गिवन था। देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे। जब कोई पर्सन खुद से अपने बारे में कुछ लिखता है उसे कहते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी। मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, मेरी अगर डायरी राइटिंग कोई लेकर अगर पब्लिश करवा दे, मैं खुद पब्लिश करवा दूँ, तो वो है ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो मैंने खुद लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंसेस मैंने उसके अंदर खुद लिखे हैं, वो है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी क्या होता है, मेरे ऊपर अगर मतलब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस को नोट कर कर कोई और लिख रहा है, मुझसे पूछ कर कि आप बताइए कि आपको आप फलानी जगह पर गए थे, आपने 10 साल यहाँ पर बिताए, आप ये ऑफिसर रहे हो इतने टाइम तक, तो आपको कैसा फील हुआ, वो करके तो कोई और लिख रहा है मेरी बातों को सुनकर या मुझे ऑब्जर्व कर, तो वो होती है बायोग्राफी। ठीक है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी क्या होती है,
फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड जो मैं खुद लिखूँगा, जिसमें कोई भी जो एक्सपीरियंसेस होंगे, सिचुएशंस होंगे, वो मैंने खुद डिस्क्राइब करी होंगी अपने वर्ड्स में, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। तो समझ गए, बायोग्राफी कोई और लिखता है, ऑटोबायोग्राफी हम लोग खुद लिखते हैं। तो इन दोनों बुक्स में दीपावमसा एज वेल एज महावमसा के अंदर बुद्धा की बायोग्राफीज के बारे में गिवन था। दूसरा, श्रीलंका के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के बारे में गिवन था। और इसके अलावा इन दोनों ही बुक्स में श्रीलंका से जुड़ा हुआ बुद्धिज़्म का कंटेंट था, कि जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। रीजनल हिस्ट्री से यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखो, बुद्धा, ये माना जाता है दोनों बुक्स में कि बुद्धा ने श्रीलंका 3 टाइम्स विजिट करा था। ये आप याद रखना, दोनों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये माना जाता है कि बुद्धा 3 बार श्रीलंका आए थे। और इनके श्रीलंका आने के बाद श्रीलंका की एक नई पहचान बनी पूरे वर्ल्ड के अंदर। श्रीलंका एक नया सेंटर बना बुद्धिज़्म का। यहाँ पर बड़े सारे मॉन्क्स आए, बुद्धिस्ट स्कूल्स डेवलप हुए। और ये जो दोनों बुक्स थी, इन दोनों बुक्स में ये लिखा हुआ है कि बुद्धा ने 3 टाइम्स विजिट करा श्रीलंका में। अब जब श्रीलंका एज अ रिलीजन बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन जब श्रीलंका में फैला, तो श्रीलंका में नए नए चेंजेस आए, लोगों के नए नए पर्सपेक्टिव बने, लोगों ने नए जब रिलीजन को, नए धर्म को जब अपनाया, जैसे जो बुद्धिज़्म को अपनाया, बुद्धिज़्म के नए फॉलोअर्स जब बने श्रीलंका के अंदर, तो उन लोगों की लाइफ में जो भी चेंजेस आए, और श्रीलंका एज अ कंट्री बुद्धिज़्म को अपनाने के बाद जब वो कंट्री चेंज हुई, तो इन सबको, इन सारी चीज़ों को, इन सारे इवेंट्स को हम लोग कहते हैं रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म। मतलब जब एक बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन नए रीजन में फैला, जैसे श्रीलंका, तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए लोगों की लाइफ के अंदर और कंट्री एज अ होल के अंदर, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। तो हम लोगों ने देखा दीपावमसा एंड महावमसा के अंदर ये बताया हुआ है, क्योंकि बुद्धा ने सबसे पहले अगर इंडिया के बाहर किसी कंट्री को विजिट करा था, वो थी श्रीलंका। इसलिए अब आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि सबसे पहले बुद्धिज़्म किसी और कंट्री में ना फैलने के अलावा सबसे पहले श्रीलंका में ही क्यों आता है, मतलब सिलोन में ही सबसे पहले क्यों फैलता है बुद्धिज़्म, क्यों डेवलप होता है? क्योंकि गौतम बुद्धा ने पर्सनली, अकॉर्डिंग टू दीपावमसा एंड महावमसा, ये माना जाता है कि गौतम बुद्धा ने पर्सनली इन श्रीलंका को विजिट करा था अपने टाइम में जब वो जी रहे थे। और सवाल अब ये उठता है, ध्यान से सुनना, दीपावमसा और महावमसा लिखी किसने? देखो, बुद्धा तो थे नहीं, बुद्धा के टाइम पे तो हमने देखा कि जितने भी बुद्धा की टीचिंग्स थी या कोई भी जो टेक्स्ट लिखा गया, वो टेक्स्ट तो लिखा ही नहीं गया, ओरल ट्रांसमिशंस होती थी टीचिंग्स की। तो जब श्रीलंका में जब बुद्धिज़्म फैलता है, तो बुद्धिज़्म एज अ स्कूल जब श्रीलंका के अंदर डेवलप होता है, तो ऑब्वियसली बात है नए नए मॉन्क्स आएंगे, नए नए मोनास्ट्रीज होंगी। तो उन मॉन्क्स और मोनास्ट्रीज ने 2 बुक्स को कंपाइल करा, दीपावमसा और महावमसा। जस्ट लाइक इंडिया में जिन मॉन्क्स ने 3 बुक्स लिखी थी इंडियन बुद्धिज़्म के ऊपर, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, इसी तरीके से श्रीलंका के मॉन्क्स ने श्रीलंका की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, रीजनल हिस्ट्री श्रीलंका की बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और बुद्धा की बायोग्राफी को ध्यान में रखते हुए 2 बुक्स कंपाइल करी, महावमसा और दीपावमसा। ठीक है, तो अब जब हम अपनी एनसीईआरटी पे वापस आते हैं, अब देखना कितनी आसानी से आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है, जैसे ही बुद्धिज़्म ट्रैवल करता है इंडिया के बाहर नए नए रीजन्स में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, तो दूसरे कुछ टेक्स्ट भी अदर देन त्रिपिटक डेवलप होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। और उनमें से कुछ जो फेमस टेक्स्ट हैं वो 2 हैं श्रीलंका के, दीपावमसा, और मैंने आपको बताया था दीपावमसा का मतलब होता है क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। दूसरा महावमसा, महावमसा का मतलब होता है ग्रेट क्रॉनिकल। मैंने आपको दोनों बुक्स यहाँ पर दिखाई थी इमेजेस में। और इन दोनों बुक्स में है क्या, दोनों बुक्स के अंदर रीजनल हिस्ट्री है बुद्धिज़्म की। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जब बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन श्रीलंका में फैलता है, तो श्रीलंका की कंट्री में और लोगों के लाइफ के अंदर वहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रीजनल हिस्ट्री बुद्धिज़्म की। बुद्धा की बायोग्राफी गिवन थी इन दोनों बुक्स के अंदर, और श्रीलंका का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी गिवन था। मतलब क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड है तो ऑब्वियसली बात है श्रीलंका के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा गया था। तो 3 बातें मेजरली लिखी गई थी, श्रीलंका की हिस्ट्री,
श्रीलंका बुद्धिज़्म श्रीलंका में आने के बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो रीजनल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका, दूसरा बुद्धा की बायोग्राफीज, ठीक है। फिर 2 पॉइंट आप और याद रखना इसी चीज़ से रिलेटेड, इसी कंटेक्स्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि शुरू में जब ये बुक्स लिखी जाती हैं लाइक दीपावमसा एंड महावमसा श्रीलंका के अंदर, तो ये शुरू में तो लिखी जाती हैं पाली लैंग्वेज के अंदर, लेकिन बाद में इनको संस्कृत लैंग्वेज में भी कंपोज करा जाता है। मतलब ओरिजिनल जो इनका टेक्स्ट था शुरू में पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया। इंडिया के अंदर भी ओरिजिनल बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, उनको भी शुरू में पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया था। लेकिन श्रीलंका के अंदर जब शुरू में तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन बाद में संस्कृत को भी ट्रांसलेशन लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करा गया ये बुक्स लिखने के लिए। आप बस एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, जो हमने बुक्स पढ़ी थी त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, वो आप याद रखना कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लिखी गई थी इंडियन मॉन्क्स के द्वारा। लेकिन ये जो 2 बुक्स अभी हमने डिस्कस करी, दीपावमसा और महावमसा, ये इंडिया एज अ कंट्री की बुक नहीं है, इसको बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ज़रूर लिखा है, लेकिन वो बुद्धिस्ट मॉन्क जो श्रीलंका में थे उन्होंने लिखा है। और क्योंकि इसमें श्रीलंका की जो आइलैंड की हिस्ट्री है वो गिवन है, तो ये हमारे इंडिया की बुक्स नहीं है, ये श्रीलंका की दोनों बुक्स हैं, दीपावमसा एंड महावमसा, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज मत होना, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत बनाना अपने दिमाग के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई है। अब हम लोग बात करते हैं एक रीजन के बारे में। अभी हमने बात करी कि जब श्रीलंका में फैला तो कैसा कैसा लिटरेचर डेवलप होता है लाइक दीपावमसा एंड महावमसा। अब इसके अलावा हमने जो मैप देखा था उसमें हमने ये देखा था कि और भी रीजन्स में बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन तेज़ी से डेवलप हो रहा था, जैसे तिब्बत, चाइना, ईस्ट एशिया वगैरह। तो जब उनमें बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन डेवलप होता है तो वहाँ के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है और हमारा उनसे कांटेक्ट और उनका हमसे कांटेक्ट कैसे बढ़ता है या क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो अब हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। अभी हमने सिर्फ सिलोन, जिसको आज के टाइम में श्रीलंका कहा जाता है, उसके बारे में देखा कि बुद्धिज़्म जब वहाँ पर डेवलप होता है तो श्रीलंका के ऊपर क्या इम्पैक्ट निकल कर आता है। अब हम लोग देखते हैं अदर कंट्रीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब बुद्धिज़्म ईस्ट एशिया में स्प्रेड होता है, ईस्ट एशिया का देखो सिंपल मतलब क्या होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये वाली जितनी कंट्रीज़ होती है ना, इनको हम लोग कहते हैं ईस्ट एशिया। तो बुद्धिज़्म जब ईस्ट एशिया में फैलना शुरू करता है तो बड़े सारे ट्रैवलर्स और पिलग्रिम्स को इंडिया में इंटरेस्ट आता है कि हम लोग इंडिया जाते हैं और वहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे गए थे उनको हम लोग जानते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, क्योंकि बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन बड़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी पैदा कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी पिलग्रिम्स थे, ट्रैवलर्स थे, उनके मन में। और वो लोग भी इस रिलीजन की गहराई को, बुद्धिज़्म रिलीजन की डेप्थ को वो लोग समझना चाहते थे और अपनी कंट्रीज़ में भी लोगों को बताना चाहते थे कि वर्ल्ड में एक नया रिलीजन डेवलप हुआ है, जो हमने सुना है इंडिया के अलावा और सारी कंट्रीज़ जैसे सिलोन श्रीलंका में डेवलप हो चुका है। तो कुछ ट्रैवलर्स आते हैं इंडिया में इस रिलीजन को डेप्थ में स्टडी करने के लिए, ताकि इस रिलीजन को स्टडी करने के बाद जो वो नॉलेज गेन करेंगे उसको अपनी कंट्री में लेकर जा सके वो। तो 2 ट्रैवलर्स मेनली इंडिया में आते हैं, उनका क्या नाम था, चाइना से आते हैं दोनों ट्रैवलर्स, आप याद रखना, फाशियान और शुआनज़ैंग, ठीक है। फाशियान और शुआनज़ैंग, ये 2 ट्रैवलर्स दोनों जो कि चाइना से थे, ये इंडिया में आते हैं किस तलाश में, टेक्स्ट की सर्च में, ठीक है। और कौन से टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो इंडिया में अगर ये लोग आए थे तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये लोग ढूंढ रहे होंगे, ये ढूंढ रहे थे, ये स्टडी करने आए थे त्रिपिटक को। और त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इसके बारे में तो आप लोग बहुत डेप्थ में जानते ही हो। तो अब हम लोग इन दोनों ट्रैवलर्स की एक बारी फ़ोटो देखते हैं। तो अगर आप पहले इसको देखो तो ये जैसे रीजन, पूरा का पूरा रीजन ये एशिया है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जब ईस्ट एशिया में फैलता है बुद्धिज़्म, तो ईस्ट एशिया मतलब क्या हो गया, अगर जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ईस्ट एशिया मतलब इस डायरेक्शन में ना, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी अगर जो बढ़ रहा है, चाहे ये वाली डायरेक्शन है, चाहे ये वाली डायरेक्शन है, ये जा तो सारी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ ही रही है ना। तो
कौन सी कंट्रीज आएंगी ईस्ट एशिया के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, ये लाओस हो गया, बर्मा हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो जब इन सारी कंट्रीज़ में, इस रीजन में जब बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन जब वो डेवलप होता है, जब वो फैलता है, तो बड़े सारे ट्रैवलर्स को, बड़े सारे पिलग्रिम्स को इंडिया के बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और हम ये जानेंगे कि चाइना से 2 पिलग्रिम्स इंडिया में आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए, त्रिपिटक को स्टडी करने के लिए, जिसमें से एक का नाम था फाशियान और दूसरे का नाम था शुआनज़ेंग। ठीक है, तो जो पहले चाइनीज़ ट्रैवलर या पिलग्रिम अगर आप कहो जो इंडिया आते हैं चाइना से बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने के लिए, ये थे फाशियान, जिनकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिख रही है, फाशियान। और दूसरे पिलग्रिम या फिर ट्रैवलर जो चाइना से ही आते हैं, जिनका नाम था शुआनज़ेंग। ठीक है, दोनों चाइना से आए थे इंडिया में। इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी थी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने की, ताकि उस टेक्स्ट की नॉलेज गेन कर ये लोग अपनी कंट्री में जाएं और वहाँ के लोगों को बताएं कि बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन कैसा है, और उसकी कुछ गुड वैल्यूज़ ये लोग अपने कंट्री के लोगों को बताएं, ताकि ह्यूमैनिटी का उससे वेलबींग हो। तो ये ट्रैवलर्स के आने का पर्पज़ था, फाशियान और शुआनज़ेंग। तो अब आप समझ गए, जब ईस्ट एशिया में स्प्रेड होता है बुद्धिज़्म, 2 ट्रैवलर्स आए, फाशियान, शुआनज़ेंग, चाइना से आए थे इंडिया में टेक्स्ट की सर्च में। ठीक है, उसके बाद ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, ये जो टेक्स्ट उन्होंने यहाँ से जो भी कुछ सुना या समझा या देखा, वो ये वापस अपनी कंट्री में उस नॉलेज को लेकर जाते हैं, और उनकी कंट्री में जाने के बाद इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं वेरियस स्कॉलर्स उनकी कंट्रीज़ में। ठीक है, ताकि वो अपनी कंट्रीज़ में बेस्ट वैल्यूज़ जो बुद्धिज़्म रिलीजन के अंदर थी, इस टेक्स्ट की नॉलेज को गेन कर वो लेकर जा सकें और अपने कंट्री में चाइनीज़ लोगों को वो जाकर बता सकें। सिमिलरली जैसे फाशियान और शुआनज़ेंग इंडिया आए थे चाइना से बुद्धिस्ट टेक्स्ट को स्टडी करने, तो खुद बुद्धिस्ट स्कॉलर्स भी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंट्री में जाते थे, ताकि बुद्धा की टीचिंग्स की जो नॉलेज है वो टेक्स्ट के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो सके। डिसिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि कुछ ट्रैवलर्स थे वो इंडिया खुद आ रहे थे, लेकिन बड़े सारे इंडियन बुद्धिस्ट जो टीचर्स थे वो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, मतलब डिसिमिनेट करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ जाते थे। जैसे बाहर से ट्रैवलर्स यहाँ आते थे, तो यहाँ से कुछ आप ये कह सकते हो कि इंडियन ट्रैवलर्स बाहर जाते थे खुद से बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, अब देखो बुद्धा के जो डिसाइपल्स थे, जब वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखते थे मोनास्ट्रीज़ के अंदर, तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, जब आप हैंड रिटन कोई भी चीज़ लिखते हो, मतलब आप अपने हाथों से खुद लिखते हो, उस चीज़ को प्रिंट नहीं करते हो। अब जैसे ये स्क्रीन पे हमें एनसीईआरटी का ये टेक्स्ट दिख रहा है, हमें ये प्रिंटेड फॉर्मेट में है, लेकिन अगर मैं अभी ये पेन मैंने लिया और ये बुद्धा लिखा हुआ है, मैं इस बुद्धा को ऐसे खुद अपने हाथों से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, लेकिन ये बुद्धा प्रिंट करा हुआ यहाँ पर ये वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, प्रिंटेड फॉर्मेट में है। तो मैं आपको बता रहा था, जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे जाते थे बुद्धिस्ट डिसाइपल्स के द्वारा, मतलब बुद्धा के शिष्यों के द्वारा, जो उनके मरने के बाद जब उन्होंने सोचा कि हम लोग त्रिपिटक जैसी किताबें लिखें, तो ये शुरू में मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिखी गई। ऑब्वियसली बात है, वो प्रिंट भी कैसे करेंगे उस ज़माने में। ये हैंड रिटन बुक्स थी, हैंड रिटन टेक्स्ट थे जो उन्होंने लिखने का सोचा। ठीक है, और बाद में काफ़ी सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, जब बुद्धा के टेक्स्ट अलग अलग मोनास्ट्रीज़ में रखे जाते थे, जहाँ पर ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे, बुद्धा के डिसाइपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, तो जो हमें टेक्स्ट बाद में मिले वो प्रिजर्व फॉर्म में मोनास्ट्रीज़ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में मिले। सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में भी, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में भी, जैसे
क्योंकि बुद्धिज़्म इतनी सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड हो चुका था, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, बर्मा, इंडोनेशिया। तो इधर से जो भी हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, तो अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बुद्धा के बारे में अलग अलग कंट्रीज़ की जो भी मोनास्ट्रीज़ में, क्योंकि ये लोग तो रहते, तो ये लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स मोनास्ट्रीज़ में ही थे ना, तो वहाँ पर ये टेक्स्ट लिखते थे। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में ही प्रिजर्व थी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। बाद में 21st सेंचुरी में इसको, या 20th सेंचुरी में इसको प्रिंट फॉर्मेट में करवाया गया। करंट ईयर्स में जो इनकी हमें मॉडर्न ट्रांसलेशंस देखने को मिलती है, मॉडर्न ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कोई बुक ऑर्डर करवाई बुद्धा के ऊपर, वो आपको कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी? आप या तो उसे इंग्लिश एडिशन मंगवाओगे उसका, या तो हिंदी एडिशन मंगवाओगे। लेकिन शुरू में बुद्धा के टेक्स्ट जो भी लिखे गए, वो लिखे गए थे पाली लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, चाइनीज़ लैंग्वेज में और तिब्बतन लैंग्वेज में, ठीक है। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू या अदर लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो शुरू में 4 लैंग्वेज का ट्रांसलेशंस है जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी, जो बुद्धा के बाद उनके डिसाइपल्स ने जिस टेक्स्ट में जो लैंग्वेज लिखी, तो वो 4 मेजर लैंग्वेज लिखी गई। 4 मेजर लैंग्वेजेस में बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करा जाता था। नंबर 1 पाली, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 चाइनीज़, नंबर 4 तिब्बतन। तो आई होप लास्ट लाइन आप लोग समझ गए होंगे। मतलब करंट ट्रांसलेशंस जो हैं, सिंपल समझ लो, करंट ट्रांसलेशंस जो हैं आज के ज़माने में जो हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। इनफैक्ट अभी आप देख लो, जो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो टेक्स्ट है, क्योंकि है हम लोग डिस्कस तो बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन के बारे में ही कर रहे हैं ना, ये गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक्चुअली तो वैसे पाली, संस्कृत, चाइनीज़ या फिर तिब्बत में लिखा होना चाहिए था, तिब्बतन लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग इसको इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आज के टाइम में जो ट्रांसलेशंस जो हुई हैं, तो वो पाली की ट्रांसलेशन, संस्कृत की ट्रांसलेशन, चाइनीज़ लैंग्वेज की ट्रांसलेशन और तिब्बतन लैंग्वेज की ट्रांसलेशन हुई है। चलो यार, ये तो समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि पाली और संस्कृत लैंग्वेज तो चलो यार इंडियन सब कॉन्टिनेंट की लैंग्वेज थी, कि बुद्धा के जो टेक्स्ट थे वो पाली या तो संस्कृत में लिखे गए थे। चाइनीज़ और तिब्बत लैंग्वेज में क्यों लिखे गए थे? तो इसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन ईस्ट एशिया में जब वो फैला, तो वो कंट्रीज़ लाइक चाइना और तिब्बत में स्प्रेड होता है। तो वहाँ पर जो मॉन्क्स थे उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज में और तिब्बतन लैंग्वेज में इसको लिखा। अब जैसे सपोज़ करो, ये दोनों आए थे, फाशियान और शुआनज़ेंग ट्रैवलर्स आए थे। ये कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे। इन्होंने, अब ये चाइनीज़ जानते थे, तो ये जो भी टेक्स्ट यहाँ से बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम पितक यहाँ से सीख कर गए, उसकी नॉलेज जो ये गेन कर गए, इन्होंने चाइनीज़ टेक्स्ट में उसको लिख डाला। ऐसे ही तिब्बत से कुछ स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने तिब्बतन लैंग्वेज में लिख डाला। तो ये इसका मतलब ये है कि जो 4 जो मेजर लैंग्वेजेस थी वो एंशिएंट लैंग्वेज मानी जाती हैं बुद्धा के टेक्स्ट की, पाली, संस्कृत, चाइनीज़ और तिब्बतन। और आज के टाइम में जो हम बुद्धा के इंग्लिश, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में जो इंग्लिश बुक्स, हिंदी बुक्स या उर्दू ट्रांसलेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जैसे अभी हम लोग ये NCERT पढ़ रहे हैं, इसमें बुद्धा के बारे में जो गिवन है वो इंग्लिश ट्रांसलेशंस है, तो उनकी कोई भी नॉलेज जो ली गई है वो इन्हीं 4 टेक्स्ट से ली गई है। तो आई होप कॉम्प्रीहेंसिवली मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आना चाहिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब एक बार ही फटाफट से देख लेते हैं। क्या होता है मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब? हिंदी में तो देखो इसे पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि कहा जाता है। कोई भी बुक, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो हाथों से लिखा गया हो, ना कि वो टाइप्ड हो या फिर प्रिंटेड हो, ठीक है। इट शुड बी हैंड रिटन एंड नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। कोई भी जो चीज़ हैंड रिटन हो वो है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपकी NCERT में पेज नंबर 86 पे ये चीज़ गिवन है। ये एक बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कि संस्कृत में लिखा गया था बुद्धिस्ट डिसाइपल्स के द्वारा 12th सेंचुरी के अंदर। मतलब ये कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये लिखा है संस्कृत के अंदर, और इस तरीके से जब वो हाथों से लिखते थे तो ये है वो मैन्यूस्क्रिप्ट। और इसमें कुछ ना कुछ बुद्धा की टीचिंग्स, बुद्धा की बुद्धिस्ट फिलॉसफी या फिर मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में गिवन है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिनली जब ये विनय पितक, सुत्त पितक और अभिधम पितक या इवन दीपवंसा और महावंसा, क्योंकि हमने देखा शुरू में वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन बाद में उनके
संस्कृत ट्रांसलेशंस भी आए। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो एग्जांपल गिवन है इस फोटो में वो संस्कृत लैंग्वेज का ही है, तो ये जितनी भी टीचिंग्स जो कंपाइल करी बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, बुद्धा के डिसाइपल्स ने उनके मरने के बाद, तो ओरिजिनल बुक्स कुछ इसी फॉर्मेट में लिखी जाती थी। ये उसका आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट हैंड आपको ये फ़ोटो दिख रही है यहाँ पर, कुछ इसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता था जो उस टाइम पे जो ये बुक्स लिखी गई थी। आज के टाइम में तो आप अगर बुक अगर देखो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन, अमेज़ॉन पे बहुत अच्छे अच्छे आपको जो हार्ड कवर्स होते हैं उनमें आपको बुक्स ऑर्डर करवा के आप घर पे मंगवा के पढ़ सकते हो। लेकिन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अपने ज़माने में जब ये बुक्स लिखी थी तो कुछ इस तरीके से धागे से कुछ कंपाइल कर और कुछ प्लेट्स पे या लकड़ी के उस पर कंपाइल कर ये ऐसे हाथों से लिखा था, और इसको हम लोग कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट। तो बस आप ये लास्ट चीज़ अगर देखो, ये पर्सन जो है वो अपने पेन से लिख रहा है इंक में डुबाकर इसको। तो कुछ इसी तरीके से अगर एक वुड पे या किसी कागज़ पे जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो जब कंपाइल करते होंगे बुद्धा की टीचिंग्स, जैसे सपोज करो एक मॉन्क है और एक वुडन एक बेस पर ये कुछ लिख रहा है बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, तो इसको हम लोग कहेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्रिंटेड नहीं है, ये पर्सन हैंड रिटन काम कर रहा है, हाथों से लिख रहा है, खुद लिख रहा है, तो दिस इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। काफ़ी डिटेल से हमने काफ़ी सारी पर्सपेक्टिव के बारे में, चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 86 की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी ख़त्म होती है। इस बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी हुई थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव को पढ़ने से देखो होता कि मैं डेप्थ में इसलिए पढ़ाता हूँ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। तो जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितना सर्च मारें, कितना एडिशनल रिसर्च करें, क्या क्या और पढ़ें, क्या 10 बुक्स और ले आएँ, ये वाली बुक से भी कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए, तो वो वाला काम ईजी बनाने के लिए मैं उन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद वो इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर लाकर आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए टाइम लगता है हमें एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने में, क्योंकि हम लोग डेप्थ में जाते हैं। और जब बहुत बड़ी पिक्चर आप अगर आपको याद होती है तो एग्ज़ाम में उसका 50% पूछा जाता है और उतना ही याद रह जाता है और उतनी ही ज़रूरत होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है।